बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। आज सुबह सुबह ही जो हमारे दिन का आगाज़ है वो बड़ा अफसरदा और बड़ा दुख भरा था, क्योंकि भारत के लेजेंड अदाकार दिलीप कुमार इंतकाल कर गए और दिलीप कुमार के अहले खाना की जानिब से उनके ट्विटर हैंडल पर अदाकार के इंतकाल की तस्दीक भी कर दी गई। बिल्कुल ऐसे ही 98 साल दिलीप कुमार साहब को गुज़श्ता रोज़ सांस लेने में कुछ दुश्वारी का सामना था, जिसकी वजह से मुंबई के एक निजी अस्पताल में उन्हें मुंतकिल किया गया था और अब ये ख़बर सामने आई है कि वो इंतकाल कर गए। उनके जो मुआलिजीन हैं उनके मुताबिक तकरीबन सुबह 7:30 बजे के करीब उन्होंने आखिरी सांस ली। और दिलीप कुमार साहब 1922 को पेशावर के मोहल्ला खुदादाद में पैदा हुए थे और उनका आबाई घर आज भी पेशावर में मौजूद है और हुकूमत की जानिब से उसको कौमी वरसे का दर्जा दे दिया। बिल्कुल ऐसा ही है हमजा। शहनशाह जज्बात के लक़ब से मशहूर दिलीप कुमार को इंडियन फिल्म के सबसे बड़े एजाज़ दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा गया था, जबकि उन्हें पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से भी अवार्ड दिया गया था निशान पाकिस्तान का 1998 में। और दिलीप कुमार ने बेशुमार फिल्मों में काम किया और उनकी मशहूर फिल्मों में देवदास, संग दिल, अमर, आन, अंदाज, नया दौर, राम और शाम, कर्मा और मुग़ल आज़म जो है, क्या बात है, मुग़ल आज़म तो है, सब ने देख रखी है और फिर वो क्या बेहतरीन मूवी है। और अगर आज की जनरेशन की बात करें तो दिलीप कुमार साहब उतने ही मकबूल आज की जनरेशन में हैं जितने वो अपने दौर में थे। और 1998 में गालिबन उनकी आखिरी मूवी आई थी किला, और उसके अंदर दीगर रेखा भी मौजूद थी अदाकारा, और बड़ी बेहतरीन उनकी मूवीज़ हैं। अदाकारी है बेहतरीन, कैसे गाने, बाकमाल आवाज़ें जो पीछे थी, और देखिए क्या बात है जो है उन्होंने गाने जो है वो दिए, बहुत ज़बरदस्त। हम पाकिस्तानियों के लिए ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो मोहम्मद रफ़ी साहब जब इंतकाल कर गए थे तो वो एक बड़ी दुख का दिन था। वैसे तो कोई भी बड़ा फ़नकार इस दुनिया से जाए तो फ़नकार जो है कहा जाता है कि सांझे होते हैं, और दिलीप कुमार साहब वो, अब देखें आप अगर सोशल मीडिया को इस वक्त देखें तो यंग जनरेशन की हम बात करें तो यंग जनरेशन जो है वो भी दिलीप कुमार साहब को उतना ही पसंद करती थी। और हिंदुजा अस्पताल के डॉक्टर्स और दिलीप कुमार साहब के तर्जुमान फैसल फारूकी ने बॉलीवुड के मारूफ अदाकार और ट्रेजेडी किंग इनको कहा जाता है, दिलीप कुमार साहब की मौत की तस्दीक की है। यूसुफ खान इनका जो है असल नाम था। और इसके बाद फैसल फारूकी ने दिलीप कुमार के ट्विटर अकाउंट के ज़रिए पैगाम भी जारी किया है। उन्होंने कहा कि इंतहाई दुख के साथ मैं दिलीप साहब की वफ़ात की तस्दीक कर रहा हूँ, जिनकी मौत कुछ मिनटों पहले ही हुई है। हमें खुदा ने भेजा है और हम उसी के पास वापस जाना चाहते हैं। उन्होंने ये कोट भी किया है, वापस जाना, बिल्कुल ये उन्होंने उस पर ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है ये दिलीप साहब का, जिससे ये इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंची है। और बड़ी दुख की खबर है, गुज़श्ता कई दिनों से हमें पता है कि उनकी तबीयत नासाज थी, अक्सर खबर आती थी कि उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, उनको सांस जो है वो ठीक नहीं आ रही, और उम्र की वजह से उनको काफ़ी जो है हम देखें तो वो आर्ज़े लाहिक थे और उस वजह से सांस में फेफड़ों के कुछ मसाइल थे उनको, और फिर वापस ले आया जाता था घर। और सायरा बानो की हम यहाँ पर बात न करें ये भी मुमकिन नहीं है, और उन्होंने बड़ा साथ निभाया दिलीप साहब का। और सायरा बानो जब दिलीप साहब की सालगिरह पर बात कर रही थी इकरा, तो वो ये कह रही थी कि दिलीप साहब को ना बचपन से उनकी दादी कहा करती थी बड़े खूबसूरत थे तो उनको नज़र लग जाया करती थी। तो सायरा बानो कहती हैं कि मैं आज भी दिलीप साहब की नज़र उतारती हूँ। अमिताभ बच्चन उनसे अक्सर, वक्त तो नहीं होता उनके पास, लेकिन अक्सर मिलने के लिए आ जाते हैं, हालचाल पूछने के लिए। शाहरुख खान आते हैं हालचाल पूछने के लिए, प्रियंका चोपड़ा आती हैं हाल पूछने के लिए, आमिर खान आते हैं हाल पूछने के लिए, और अक्सर वो पहचान लेते हैं और अक्सर नहीं पहचान पा रहे होते हैं। ये कितनी ऐसी सूरत हाल है, इस स्टेज पे पहुंच गए थे कि उनकी ये मतलब यादाश्त को भी थोड़े मसाइल पैदा होने लग गए थे। लेकिन हमजा देखा जाए तो उन्हें कहा जा रहा था कि 5 जुलाई को उन्हें लास्ट टाइम जब उनको शिफ्ट किया गया तो उनकी जो बेगम है उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि अब उनकी जो हालत है वो कुछ बेहतर है, लेकिन हम देखते हैं कि 2 दिनों बाद ही वो वफात पा जाते हैं। अच्छा, लेकिन अगर हम बात करें कि फिल्मी करियर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 1944 में 22 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म जवार भाटा से
फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। और उनकी आखिरी फिल्म जिस तरह से हम बात कर रहे थे किला है, वो 1998 में रिलीज़ हुई थी और बेहतरीन अदाकारी, ट्रेजेडी किंग उनको कहा जाता था, शहनशाह जज्बात उनको कहा जाता था और ये लक़ब और शायद कोई नहीं हासिल कर पाएगा। अगर हम देखें तो मुख्तलिफ बड़े अदाकारों के इंटरव्यूज़ और जैसे सिंगर्स थे वो इंटरव्यू देते थे तो वो कहते थे कि हम दिलीप साहब को जहन में रखकर एक गाना गुनगुनाया करते थे, रिकॉर्ड करवा रहे होते थे कि दिलीप साहब इस तरह की उस पर अदाकारी कर रहे होंगे। रफ़ी साहब के कुछ इंटरव्यूज़ इस तरह से पड़े हैं, वो बता रहे होते थे और मतलब कि भरपूर ऐसे लगता था कि जैसे इससे बेहतर क्या अदाकार होगा, इससे बेहतर अदाकारी क्या हो सकती है। लेजेंड अदाकार यही हैं जिनका मतलब नाम जो है और वो अभी भी मतलब और आने वाले दिनों में भी, वक्तों में मेरा ख्याल है कि ये ख़त्म होने वाला नहीं है, जिन्होंने काम कर छोड़ा है। 1940 से 1960 की बात की जाए तो इन्होंने भरपूर सुपरहिट फिल्म्स और भरपूर सुपरहिट गाने भी दिए। और जो लोग हैं यानी कि अगर हम देखा जाए हमजा, हमारे पेरेंट्स और अब हम लोग भी, हम सब भी इनको सुनते हैं, इनको देखते आए हैं, तो मतलब मेरा तो ख्याल है कि इस किस्म के लेजेंड जो हैं वो हर बार नहीं आते। अच्छा, बड़ा मुनफरिद अंदाज़ और बड़ी दुखी दिल से हमने ये ख़बर आपके साथ शेयर की है और मज़ीद भी इस पर बात करेंगे। अभी खैर हम बात करेंगे वफाकी वज़ीर तालीम की। शफ़क़त महमूद साहब ने तलबा को एक खुशखबरी सुनाई है। तालिब इल्मों की मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए उनके लिए एक नई एप्लीकेशन और ई पोर्टल का इजरा कर दिया गया, जिसके तहत तलबा को अब जो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट यानी कि बराबरी के हम सर्टिफिकेट कहते हैं, उनके इजरा के लिए लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा, बहुत सफ़र नहीं करना बिल्कुल पड़ेगा। ऐसे इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर का कहना था कि वादे के मुताबिक मसावी सर्टिफिकेट के हुसूल के लिए आज ऑनलाइन सिस्टम मुतारिफ करा दिया गया है, जबकि तालिब इल्म बराबरी के सर्टिफिकेट के इजरा के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त भी दे सकते हैं और उन्हें कहीं जाना नहीं पड़ेगा। अच्छा, जो अदायगी है वो भी ऑनलाइन ही हो जाएगी। और दूसरी जानिब हम बात करें तो WHO ने भी तालीमी इदारों को कोरोना वबा से निमटने के लिए इक़दाम करने की हिदायत की है और आलमी इदारे का ये कहना है कि स्कूलों में तमाम बच्चों और अमले के कोरोना टेस्ट लाजमी तौर पर किए जाएं। अच्छा, ये भी उन्होंने कहा है कि चाहे उनमें कोरोना वायरस के मतलब कि उसके वायरस की जो अलामात हैं वो मौजूद हैं या नहीं है, लेकिन टेस्ट ज़रूर होंगे। WHO के मुताबिक कहा जा रहा है कि मामूल के मुताबिक स्कूल्स खोलने के नतीजे में कोरोना वायरस का फैलाव भी एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर सकता है। हम इस वबा को मज़ीद इजाज़त नहीं दे सकते, ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल और नशोनुमा को बर्बाद कर सकते हैं, हम ये नहीं होने देंगे। बिल्कुल बड़ी अहम चीज़ है। और खैर जो कल वफाकी वज़ीर तालीम की जानिब से कहा गया उस पर बात करेंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरी वजीहा कमर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। वजीहा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये नए पोर्टल के ज़रिए ज़रा बता दीजिएगा कि इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट्स होंगे, इसके अलावा कौन कौन सी सहूलियात तलबा को मैसर आएंगी? देखें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हिदायत के मुताबिक कि हमने तमाम इदारों के अंदर शफाफियत और उसके साथ साथ ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस और साथ जो क्लाइंट्स हैं उनकी आवाम की सहूलत के लिए हमने इक़दाम करने हैं। तो ये जो IBCC का इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन का ये जो ई पोर्टल का अजरा है और साथ ये जो ऐप लॉन्च की गई है, ये हमारी मिनिस्ट्री का एक सिग्नेचर प्रोजेक्ट है। तो देखें, अभी फ़िलहाल तो इक्विवेलेंस, क्योंकि तमाम जो बाकी बोर्ड्स हैं, हमारे जो लोकल बोर्ड्स हैं, वो अभी तक डिजिटाइज नहीं हुए, तो अभी हम उन पे काम कर रहे हैं ताकि बाकी जो सहूलियात हैं जैसे वेरिफिकेशन है, अटेस्टेशन है, वो भी इसमें शामिल की जा सके। लेकिन अभी तक इक्विवेलेंस के लिए भी बहुत सारे मसाइल थे कि लाइनों में लगना पड़ता था, दफ्तरों में खुद जाना पड़ता था, उसके अलावा कहीं डॉक्यूमेंट्स गुम हो गए हैं, कोई इंश्योरेंस या कोई कोरियर का कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं था, ऑनलाइन पेमेंट्स नहीं, सिर्फ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की कुछ ब्रांचेस थी जो कि ये पेमेंट्स ले सकती थी। तो इस तरह की बहुत सारी मुश्किलात थी जिसको सिर्फ एक क्लिक के जरिए आप जो है ना अपना ये सारा काम वो कर सकते हैं। और इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट फिलहाल जो आपको अगर फौरी चाहिए तो PDF फॉर्मेट के जरिए आप प्रिंट भी करा सकते हैं और बाकी जो सारा निज़ाम है आपका वो ऑनलाइन होगा और फिर उसके बाद कोरियर कंपनी आपको वो जो क्योंकि ज़ाहिर है प्रिंटिंग प्रेस ऑफ पाकिस्तान जो है उस पर वो प्रिंट होता है इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट, तो वो आपके घर पहुंचाया जाएगा। और अगर खुदा न खास्ता कोई डॉक्यूमेंट गुम होता है, मिसप्लेस होता है, तो कोरियर कंपनी उसके लिए जो फीस है वो भी अदा करेगी और वो दोबारा से उसको अजरा किया जाएगा। तो इसमें जितने भी फैक्टर्स थे उनको एड्रेस किया गया है ताकि कहीं से भी कोई बच्चों के लिए और हमारे जो भी वहाँ IBCC के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए इक्विवेलेंस हासिल करने में कोई मुश्किलात ना हो। अच्छा, वजीहा कमर साहिबा, ये भी बता दीजिएगा क्या ये पोर्टल जो है वफाक समेत तमाम सूबों में काम करेगा? और अगर फीस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सर्विसेज के लिए कितनी फीस रखी गई है?
देखें, ये तमाम सूबों में जाहिर है हमारे जो इंटरनेशनल बोर्ड्स पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, इक्विवेलेंस उनके लिए दी जाती है। तो पूरे पाकिस्तान फेडरेटिंग यूनिट्स जहां जहां भी इम्तिहान हो रहे हैं और ये असेसमेंट सिस्टम है, वहां पे ये काम करेगा। लेकिन बाकी जो बोर्ड्स हैं हमारे, वो क्योंकि डिजिटाइज नहीं है, तो उनको साथ शामिल करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन इक्विवेलेंस जो है वो तमाम पूरे मुल्क में ऐसे ही दी जाएगी कि वहाँ ये सिस्टम काम करेगा। ठीक है। और जो फीस है वो इक्विवेलेंस के लिए 2000 रुपए और जो अटेस्टेशन है उसके लिए 400 रुपए मुकर्रर की गई है। ठीक है वजिया साहिबा, इसमें एक अहम मामला आ जाएगा कि वक्त कितना होगा, उस पर चेक कैसे रखा जाएगा, उसकी शिकायत कैसे हो सकेगी कि मुझे लेट मिला, मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ, वो क्या तरीकाकार वज़ा किया गया? जी, वो भी इसके अंदर जो है वो शामिल किया गया है कि आप अपनी ये जितना भी जब आपने अप्लाई किया है, और वो जो ट्रैकिंग का एक सिस्टम है वो इसमें डाला गया है ताकि आप इसमें जहां भी आपका जिस जगह पर मौजूद है उसको आप ट्रैक कर सकें। इससे पहले ये मौजूद नहीं था, तो उसकी वजह से आपको आसानी होगी कि आप ये देख सकें कि अब कितना टाइम लग रहा है और कहां तक ये आपका पहुंच चुका है। और साथ साथ एक लाइव इसके अंदर एक मैकेनिज्म जो है वो बिल्डअप किया गया है कि एक तो FAQs और उसके साथ साथ आप बात कर सकेंगे उनके नुमाइंदे से, उनकी लाइंस के ऊपर जो आपका UN नंबर है उसके ऊपर आप बात कर सकेंगे। उसके ऊपर भी 3-4 लाइंस वहाँ पे मौजूद हैं। कभी भी आपको सच वो नहीं होगा कि मुश्किल हो रही है उसमें कांटेक्ट करने में, और वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे और उनसे पूछ सकेंगे। अच्छा वजीहा साहब, जिस तरह से बात करें, अगर WHO ने जो कहा है कि तमाम ममालिक को WHO वाली वैक्सीन को तस्लीम करना पड़ेगा, इससे पाकिस्तानियों को कितना फ़ायदा होगा? देखिए, ये इक्विटी होना बहुत ज़रूरी था शुरू से ही, और उसकी वजह से बहुत मुश्किलात ट्रैवल के लिए भी पेश आ रही थी। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान से जिन्होंने स्टूडेंट्स ने बाहर जाना है, जो कोई काम करते हैं बाहर, उन्होंने बाहर जाना है, तो ये बहुत ज़रूरी था और उसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा तो होगा। लेकिन अभी ये है कि एज सच यूरोप से कोई एज सच कोई टाइम लाइन अभी तक नहीं आई है कि कब तक वो इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। और अभी तक मैं आपको ये बताऊँ कि देखें, ट्रैवल के लिए ये नहीं था कि बैन है। आपको ये कि वहाँ जहाँ भी आप ट्रैवल करना चाहते हैं आप कर सकते थे, लेकिन वहाँ जाके वो जो क्वारंटीन की एक वो पाबंदी है वो आपके ऊपर लाज़मी हो जाती थी कि वो आपने ज़रूर करनी है। तो ट्रैवल तो कर सकते थे पहले भी, और अब इसकी वजह से ज़ाहिर है कि आसानियाँ पैदा होंगी। बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो WHO ने कहा वजिया साहिबा, उन्होंने ये कहा कि हमें स्कूलों को देखना होगा, वहाँ पर हमें टेस्ट करवाने होंगे, अगर कोई अलामात हैं या नहीं हैं फिर भी टेस्ट करने होंगे। उसके लिए अब पाकिस्तान क्या करने जा रहा है, क्या सोचा जा रहा है, क्या इतनी कैपेसिटी है हमारी कि हम स्कूलों में रैंडम टेस्टिंग कर सकें और तमाम बच्चों की कर सकें? देखिए, जिस वक्त स्कूल्स की रीओपनिंग का फैसला हुआ था तो उस वक्त से ही रैंडम टेस्टिंग जो है वो शुरू कर दी गई थी और बहुत एक्सटेंसिवली टेस्टिंग शुरू की गई थी। और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह NCOC जितना इफेक्टिवली काम कर रहे हैं इस सब को कोऑर्डिनेट करने के लिए, वो काबिल सताइश है। और उसी वजह से हम इस डिजीज़ को कंट्रोल करने में कामयाब हुए हैं और आइंदा भी इसके ऊपर इंशाल्लाह स्कूल्स में भी हर जगह अमल किया जाएगा। हमारे टीचर्स तो ऑलमोस्ट फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन अगर इस्लामाबाद की बात करें तो 100% उसमें वैक्सीनेटेड हैं। सिर्फ वो टीचर्स रह गए हैं जिनके कोई मेडिकल इश्यूज हैं सीरियस, बाकी सब वैक्सीनेशंस मुकम्मल हो चुकी हैं और इसी तरह से स्कूल्स में भी इसको जारी किया जाएगा। ठीक है विजय साहिबा, जिस तरह से आपने कहा कि कुछ की मेडिकल कंडीशंस ऐसी हैं, ख़ासतौर पे वो ख़वातीन टीचर्स हैं जो अभी तक वैक्सीनेट नहीं हो सकी हैं, लेकिन अब मॉडर्ना वैक्सीन हमारे पास मौजूद है, उन ख़वातीन को वो लगवाई जा सकती है, क्या इसमें भी टीचर्स को प्रायोरिटी दी जा रही है कि वो पहले जाके वैक्सीन लगवा लें? बिल्कुल, एग्जैक्टली, बिल्कुल। इसके अंदर भी जिनकी कोई मेडिकल कंडीशंस हैं, जिन्होंने ट्रैवल करना है और बाहर जाना चाहते हैं, वो अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दिखा के, अपने कोई हेल्थ सर्टिफिकेट दिखा के वो वहाँ पे मॉडर्ना वैक्सीन जो है ना वो लगवा सकते हैं। और अब तो हमारे पास 25 लाख जो एक वैक्सीन आई है और फिर उसके बाद हम ये जो आगे जो सप्लाई चेन है ये भी इंशाल्लाह अगले पूरे महीने के अंदर ये बिल्कुल सही रहेगी, क्योंकि एस्ट्राजेनेका भी और फाइजर भी मजीद हम ले रहे हैं और अब इंशाल्लाह वैक्सीन की सप्लाई में कोई मसला नहीं होगा।
तो इसलिए जहाँ जहाँ जिनको जो मेडिकल इश्यूज़ हैं, कोई ट्रेवल के इश्यूज़ हैं, वो इससे एड्रेस हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है वजिया साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे हैं और अच्छी बात है कि अगर वो कि हमारे फेडरल के अंदर तकरीबन 100% कहा जाए कि जो असातिज़ हैं वो वैक्सीनेट हो चुके हैं, जो नहीं हुए वो कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं और उनको कुछ वैक्सीन नहीं लग सकती थी, लेकिन अब मॉडर्ना मौजूद है, फाइजर की मजीद खेप भी आ जाएगी, एस्ट्राजेनेका भी आ जाएगी, तो ऐसे में वो लोग भी जो है कवर हो जाएंगे। अच्छी बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। हम हमजा आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करते हैं बलूचिस्तान की, जहाँ पर अमन व इस्तेहकाम और तरक्की और खुशहाली कौमी ज़रूरत है और पसमानदा रह जाने वाले सूबे की महरूमियाँ दूर करके नाराज़ बलोचों को कौमी धारे में लाना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। बात इस मसले का बेहतरीन हल क्या है? वो डायलॉग है जिसका इजहार वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी दौरा गवादर के दौरान किया। उन्होंने कहा है कि कौम की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि सारे मुल्क को इकट्ठा ऊपर एक साथ ऊपर उठाया जाए। बिल्कुल ऐसी है। और वो बलूचिस्तान की जो नाराज़ लोग हैं उनसे बातचीत करने का भी सोच रहे हैं। अब हो सकता है उनको पुराने ज़माने में जो रंज हुआ और इंडिया ने उन रंजिशों को इंतशार फैलाने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ऐसे हालात नहीं। और वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया है कि बलूचिस्तान के साथ ना सिर्फ मरकज़ ने ज़्यादती की बल्कि उसके अपने सियासतदानों ने भी आवाम को जो उनको जो पैसा था उनके ऊपर सही तरह से नहीं खर्च किया और एहसास महरूमी और पीछे रह जाने का एहसास जो है बलूचिस्तान से ख़त्म करना पाकिस्तान की उनका बहुत ज़रूरी है। सियासी माहिरीन भी इस हवाले से जो इस सारे मामले को गौर से देखते हैं, समझते हैं इसकी संगीनी को, वो कह रहे हैं कि बलूचिस्तान तवानाई और तिजारत का इलाकाई मरकज़ बनने की भरपूर सलाहियत रखता है और सूबे में समाजी तब्दीली और तरक्की का अमल शुरू करने के लिए नौजवानों को जदीद तालीम और हुनरमंदी की अशद ज़रूरत है, जबकि सनती अमल शुरू होने से बलूचिस्तान के नौजवानों को रोज़गार के मौके भी बिल्कुल ऐसी, जिसके नतीजे में यहाँ पर अमन के क़याम की राह जो है वो भी हमवार होगी। और हम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो बातचीत की है हम अपने व्यूअर्स को भी सुनाते हैं। बलूचिस्तान के लोगों को कभी फिक्र नहीं हमें होनी चाहिए थी कि इंसर्जेंट्स आ गए हैं या ये जो तहरीक में लगे हुए हैं। मैं वैसे सोच रहा हूँ इनसे भी बात करने का। हो सकता है कि इनको पुराने ज़माने में रंजे हों और इस्तेमाल भी हों, दूसरे मुल्कों से हिंदुस्तान इनको इस्तेमाल करे इंतशार फैलाने के लिए, लेकिन अब तो वो सही। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गुफ्तगू आपने सुनी है। इसी पर हम बात करेंगे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शहवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लियाकत शहवानी साहब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तो नाराज़ बलोचों से बातचीत का सोच रहे हैं कि इस सिलसिले में सूबाई हुकूमत जो है वफाकी हुकूमत का साथ देगी? जी बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ग्वादर में बड़ा एक मस्बत उन्होंने जेस्चर दिया। उन्होंने कहा कि जो नाराज़ बलोच हैं उनसे मुज़ाकरात का वो सोच रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब के इस सोच के 24 आवर्स में फवाद चौधरी साहब ने बताया कि वो एजेंडा जो है फ्रेम कर रहे हैं। तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट यकीनन इस फैसले का, इस सोच का खैर मकदम करती है और फिर फेडरल गवर्नमेंट और बलूचिस्तान गवर्नमेंट यकीनन जो SOPs बनेंगे, TURs बनेंगे, इसके कंटोर्स क्या होंगे, तरीक़ाकार क्या होगा, तो ज़ाहिर है उसमें बलूचिस्तान गवर्नमेंट ऑन बोर्ड होगा। और इस सोच को अगर आगे बढ़ाया जाता है और एजेंडा फ्रेम किया जाता है और इस पॉलिसी और स्ट्रेटजी को कंटिन्यू रखा जाता है तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट इसमें अपना भरपूर किरदार ज़रूर अदा करेगी। ठीक है लियाकत शहवानी साहब, बिल्कुल भरपूर किरदार आप अदा करेंगे, लेकिन अभी तक सूबाई हुकूमत ने अपने तौर पर नाराज़ बलोचों से मुज़ाकरात की कोई कोशिश की है? मेरे ख्याल में ये सूबाई और वफाकी हुकूमत स्टेक होल्डर सारे मिल बैठ कर ही इस अमल को आगे बढ़ा सकते हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कहा है, मेरे ख्याल यहाँ से ये सोच जो है अगर आगे बढ़ती है तो इस सिलसिले के साथ बलूचिस्तान गवर्नमेंट वो नती रहेगी और इसका हिस्सा रहेगी। और फिर बलूचिस्तान गवर्नमेंट की जो एक्सपर्टीज़ इस हवाले से या वो जो किरदार अदा कर सकती है फेडरल के साथ मिल के हम ज़रूर अपना आउटपुट उसमें डालेंगे। अच्छा लियाकत शहवानी साहब, नाराज़ बलोचों से बातचीत के लिए कोई रोड मैप भी बनाया जाएगा? क्योंकि देखा जाए तो रोड मैप तो ज़रूरी है ना, तो किस तरह से उसको तरतीब दिया जा सकता है और इस मकसद के लिए अपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं लेना चाहिए आपको? देखिए, चीफ आर्किटेक्ट जो है इस सोच का प्राइम मिनिस्टर साहब हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब फवाद चौधरी साहब ने जो बताया कि एजेंडा फ्रेम करने जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस पर ज़रूर गौर खोज किया होगा और इसकी खदोखाल उस पर उन्होंने सोचा होगा और उसी तरह से जब वो इसको आगे बढ़ाना शुरू करेंगे, इस ज़मीन में बलूचिस्तान गवर्नमेंट जब इंगेज होगी, जब जॉइंटली मीटिंग्स होंगे, नुकात बयान किए जाएंगे
और इसके पसो पेश तमाम सूरत हाल को जायज़ा लिया जाएगा, तो फिर उसमें सारी चीज़ें जो है फ्रेमवर्क और इसका स्ट्रेटजी वगैरह जो सामने आ जाएगा। ठीक है लियाकत चवानी साहब, ये भी बता दीजिएगा कि एक अहम मामला ये है कि जो हथियार उठाने वाले कुछ गिरोह हैं उनके हवाले से ये बड़ा अहम मामला बनता चला जाएगा। क्या आम मुआफ़ी हो सकती है या फिर क्योंकि डायलॉग हो रहा होगा तो उसमें कोई भी रास्ता निकल सकता है? देखिए, बहुत सारे ऐसे नाराज़ बलोच गुज़िश्ता अदवार में भी वो वापस आए, उनके लिए पैकेजेस रखे गए, उनको फैसिलिटेट किया गया। अब क्या डिसीशन लिया जाता है, मैं तो अब ये कबलज़ वक्त है एटलीस्ट मेरे लेवल पे कि अभी फेडरल गवर्नमेंट, बलूचिस्तान गवर्नमेंट, और बलूचिस्तान गवर्नमेंट का मतलब है वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब, कैबिनेट, अब इस हवाले से कोई एक मीटिंग भी अभी तक नहीं हुआ, कोई एक निशिस्त भी नहीं हुआ। जब इस पर निशिस्त होंगे तो तमाम ये जो नुकात जो आप सवालात उठा रहे हैं, मेरे ख्याल वक्तन फ़वक्तन ये जब डिबेट, डिस्कशन, आर्गूमेंट में जाएगा तो ये सारी चीज़ें वाज़े होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन एक बात वाज़े है ऑन द पार्ट ऑफ बलूचिस्तान गवर्नमेंट कि हम ये समझते हैं कि मुज़ाकरात, मसालिहत और डिस्कशन, डायलॉग, ये जो है बड़े इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में, और बेहतर इस्तेमाल करके इन का किसी हतमी नतीजे पर यकीनन पहुंचा जा सकता है। चवानी साहब, अभी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। बहुत शुक्रिया आपका। सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। बिल्कुल ऐसे अगर हमजा अगर हम आगे बढ़ें और कुछ बात करें किसी हर इदारे में, क्योंकि अच्छे बुरे लोग होते हैं और कुछ बुरे लोगों की वजह से जो इदारा है वो बुरा नहीं हो जाता है। ऐसी एक मिसाल हमने देखी है मुल्तान में हेड कांस्टेबल मोहम्मद अकरम ने माजूर खातून को पीठ पर उठाकर मंजिल तक पहुंचाकर खिदमत की आला मिसाल कायम की और वीडियो वायरल हो गई। ये वीडियो आप इस वक्त देख सकते हैं, ये वीडियो आप देख रहे हैं। इस वायरल वीडियो में हम भी यही देख सकते हैं कि हेड कांस्टेबल मोहम्मद अकरम है ये, जो शुजाबाद में एहसास प्रोग्राम की रकम लेने आई बुजुर्ग माजूर खातून को अपनी पीठ पर बिठाकर काउंटर तक लेके जा रहे हैं। और हेड कांस्टेबल की वीडियो ये तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और जब हम किसी कोताही का जिक्र कर रहे होते हैं, किसी ऐसी वीडियो की बात कर रहे होते हैं या उस पर कमेंट कर रहे होते हैं कि जो अच्छा इमेज जो है कि इदारे का पेश नहीं कर रही होती, ख़ास तौर पर हम पुलिस की बात कर रहे हैं, पंजाब पुलिस की बात कर रहे हैं, तो जब कोई अच्छा इकदाम होता है, कोई ऐसा हीरो अंदर से निकलता है तो उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। ये काबिल तहसीन इकदाम है और हौसला अफजाई करनी चाहिए। और अब लोग भी बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं। अच्छा, लोग तो तारीफ़ कर ही रहे थे, लेकिन इस अमर की इसने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। सोशल मीडिया पे लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको सराहा, लेकिन कांस्टेबल मोहम्मद अकरम को तारीफ़ी सर्टिफिकेट और नकद जो इनाम है वो भी देने का ऐलान किया गया इदारे की जानिब से। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि अप्रिसिएशन जो है ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। हाँ। ये उनकी मतलब अगर देखा जाए ना तो इदारा जाती जिम्मेदारी नहीं है। मतलब ये उनके ऊपर इदारे की तरफ से नहीं था कि ये आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन ये उनकी इंसानी हमदर्दी है और ये हमारी इंसानी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ पुलिस का काम नहीं है, कोई भी वहाँ पर होता उसको ये जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए थी इस मुआशरे का हिस्सा होते हुए। तो जितनी भी तारीफ़ की जाए इनकी बहुत कम है और अच्छी बात है। ऐसे लोगों को सराहना बहुत ज़रूरी है और इस तरह अगर सराहेंगे तो बहुत सारे लोग और अगर पूरा मुआशरा ऐसा हो जाए तो क्या ही बात है। खैर, हम एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।